जो ब्रांड 1938 में स्टार्ट हुआ था ड्राइड फिश, वेजिटेबल एंड ग्रोसरीज में डील करने के लिए, आज वो दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड है, जो कि हर साल लगभग 230 मिलियन स्मार्टफोन शिप करता है। और अगर तुम स्पेशली इंडिया में रहते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि इस ब्रांड के कोई भी प्रोडक्ट तुमने या फिर तुम्हारे घर में कभी यूज ना हुआ हो। लेकिन कुछ सालों पहले जहां सारे ब्रांड एक शॉर्टकट ले रहे थे सब ब्रांड बना के मार्केट कैप्चर करने का, बिलियन डॉलर्स के प्रॉफिट कमाने का, इस ब्रांड ने उस स्ट्रैटेजी को सीधा नो कर। Redmi, Realme, iQ, together, they've generated billions of dollars in revenue and sold millions of smartphones. लेकिन एक ब्रांड जिसने स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर शेप किया और दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बना, refused to follow the crowd. And that leaves us with one question. Why did Samsung never create a sub-brand? इसके पीछे मेनली 3 रीजंस थी। फर्स्ट है द सब ब्रांड रेस। अगर आज से 10-15 साल पहले देखूं तो स्मार्टफोन मार्केट में एक प्रॉब्लम थी। कस्टमर्स को चाहिए थे कम प्राइस में बेटर फोन्स, कंपनीज को चाहिए थे ज्यादा सेल्स एंड ऑफलाइन सेलर्स को अपना मार्जिन। मतलब 3 लोग और तीनों का अलग अलग एक्सपेक्टेशन, और यही थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते स्मार्टफोन इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ द सब ब्रांड रेवोल्यूशन। वैसे तो सब ब्रांड का कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन इंडस्ट्री से भी पुराना है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत एग्रेसिवली पुश करना स्टार्ट किया चाइनीज ब्रांड ने। 2012 में ZTE ने Nubia को एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी दी। 2013 में Huawei ने Honor को, Redmi ने Xiaomi को, एंड एक चलता रहा। लेकिन एक सवाल उठता है कि कोई ब्रांड अपना ही कंपटीटर क्यों बनाएगा जब उसका ब्रांड ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेस डिलीवर कर रहा है। मान लो ये 10,000 का स्मार्टफोन है, लेकिन अगर मुझे इसे ऑफलाइन बेचना है तो कस्टमर के हाथ तक पहुंचते पहुंचते ये 15,000 का बन जाएगा। बिकॉज मिडिल में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड ऑफलाइन जो स्टोर होते हैं वो अपना कमीशन डेफिनेटली रखेंगे। लेकिन वही फोन अगर मैं ऑनलाइन लिस्ट करता हूँ तो 10,500 में कस्टमर के हाथ तक पहुंच सकता है। सुनने में परफेक्ट लगता है ना, लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। देखो, एक ही ब्रांड एक ही फोन अगर ऑफलाइन में 15,000 एंड ऑनलाइन में 10,500 में बेचे तो सबसे पहले नाराज होते हैं ऑफलाइन सेलर्स। और अभी भी स्मार्टफोन सेल्स का बहुत बड़ा हिस्सा, अप्रॉक्स 60 to 70% सेल्स अकेला ऑफलाइन मार्केट से आता है। तो कोई भी ब्रांड अपना ऑफलाइन मार्केट नेटवर्क खोना अफोर्ड तो नहीं कर सकते। इसी जगह आता है चाइनीज कंपनीज का एक ब्रिलियंट प्लान। उन्होंने नया ब्रांड नहीं बनाया, उन्होंने एक नया नाम बना दिया। पेरेंट ब्रांड ऑफलाइन में एज इट इज काम करते रही और सब ब्रांड ऑनलाइन में। फैक्ट्री हुई, सप्लाई चेन हुई, मैन्युफैक्चरिंग हुई, हार्डवेयर भी बहुत हद तक मिलता जुलता, लेकिन नाम एक नया ब्रांड का। इससे ऑफलाइन सेलर्स भी खुश बिकॉज वो अपने फोन बेच के अपना कमीशन कमा रहे थे। ऑनलाइन कस्टमर भी खुश बिकॉज उन्हें कम प्राइस में एक अच्छा फोन मिल रहा था, और कंपनी तो डबल खुश बिकॉज उन्हें फोन बेच के मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट्स दोनों ही मिल रहे थे। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन सेल्स एक रीजन नहीं था सब ब्रांड बनाने का। इसके पीछे और एक बहुत बड़ा बिजनेस गेम प्लान चल रहा था, जो कि है एवरेज सेलिंग प्राइस का। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो हर एक कस्टमर के ऊपर से ज्यादा पैसा कमाना। देखो, जब Xiaomi ने Redmi को अलग किया तो Xiaomi ने अपना फोकस धीरे धीरे मिड रेंज से हटा के प्रीमियम फोन्स के ऊपर शिफ्ट किया। Oppo ने भी Reno एंड Find सीरीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया, Vivo ने X एंड V सीरीज के ऊपर, Nothing ने अपने नंबर सीरीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया। और इनके सब ब्रांड्स बजट सेगमेंट संभालते रहे, जो कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेगमेंट है। मतलब पेरेंट ब्रांड प्रीमियम होता गया और सब ब्रांड वॉल्यूम एंड प्रॉफिट दोनों ही कमाता गया, और इसका रिजल्ट सच में चौंकने वाला था। 2013 में Xiaomi ने अप्रॉक्स 18.7 मिलियन स्मार्टफोन शिप की थी। लेकिन जब Xiaomi ने Redmi को बनाया, बस उसके 1 साल बाद टोटल नंबर ऑफ शिपमेंट्स बढ़ के 61 मिलियन तक पहुंच चुका था। यानी सिर्फ 1 साल में 300% का ग्रोथ। फिर आया 2018 जब Realme लॉन्च हुआ, एंड Realme लॉन्च होने के बस 30 दिन के अंदर इंडिया में Realme ने Realme One के टोटल 4 लाख से भी ज्यादा डिवाइसेस बेच दिए थे, जिसमें से मेरे पास भी एक है। और अगले 3 सालों में Realme ने टोटल 100 मिलियन स्मार्टफोन्स शिप कर दी थी, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और इसे देख के ऑलमोस्ट सारे कंपनी शॉक थे। और तब एक बात क्लियर थी कि सब ब्रांड स्ट्रेटजी काम तो करता है, लेकिन इस सक्सेस का सबसे बड़ा नुकसान किसी और ब्रांड को हो रहा था, वो है सैमसंग। खासकर मिड रेंज सेगमेंट में, जहां सैमसंग की पकड़ पहले से काफी मजबूत थी। एक तरीके से सैमसंग डोमिनेट करता था उस सेगमेंट को।
आज उसी सेगमेंट से कस्टमर टूट के Realme, Redmi, Poco की तरफ जा रहे थे। और फिर 2018 के एंड में इंटरनेट पे एक रिपोर्ट आना स्टार्ट हुई कि सैमसंग भी अपने नए ब्रांड के ऊपर काम कर रहा है जो कि लॉन्च होगा 5 फरवरी 2019 में। For more than a decade, Samsung stood by one rule: no sub-brands, no second identity. But now, for the very first time, सैमसंग अपना नया सब ब्रांड लॉन्च कर सकता है 5 फरवरी 2019 को और इसका सीधा टारगेट होंगे चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स। सबको लगा सैमसंग ने आखिरकार चाइनीज ब्रांड स्ट्रेटजी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 5 फरवरी को कोई नया सब ब्रांड लॉन्च ही नहीं हुआ। उसके जगह लॉन्च हुआ गैलेक्सी M10 एंड M20, बेसिकली M सीरीज। और वही टाइम से स्टार्ट होता है सैमसंग का नया स्ट्रैटेजी, द सीरीज स्ट्रैटेजी। लेकिन सवाल अभी भी वही था, जब हर कंपनी एक नया सब ब्रांड बना के मार्केट कैप्चर कर रही थी, तो सैमसंग अभी भी क्यों गैलेक्सी पर ही टिका हुआ था? इसका जवाब छुपा हुआ है सैमसंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, ब्रांड लॉयल्टी। अगर आज 10 लोग सैमसंग के स्मार्टफोन से यूज करते तो उनमें से लगभग 8 लोग फिर से सैमसंग का ही डिवाइस लेना प्रेफर करते। एंड दिस इज द रीजन, चाहे मार्केट में कितने ही नए प्लेयर क्यों ना आ जाए, सैमसंग को उनकी तरफ फिर से जीरो से स्टार्ट करना नहीं पड़ता। बिकॉज सैमसंग के पास ऑलरेडी एक लॉयल कस्टमर फैन बेस है जो कि बार बार उस पर ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मामले में सैमसंग का स्कोर 95% है। और ब्रांड लॉयल्टी में भी एप्पल के बाद सैमसंग को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग स्मार्टफोन ब्रांड में से एक माना जाता है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में नया कस्टमर लाना मुश्किल होता है, लेकिन पुराने कस्टमर को फिर से उसी ब्रांड पे वापस लाना उससे भी ज्यादा मुश्किल चीज है। लेकिन एक मिनट, अगर सैमसंग के पास Realme, Redmi, Poco जैसा कोई ब्रांड ही नहीं है, तो फिर वो अपने पुराने कस्टमर को अपने पास रोकते कैसे? इसका जवाब सिर्फ उनके फोन्स नहीं है, जवाब है गैलेक्सी इकोसिस्टम। अगर मान लो तुम्हारे पास सैमसंग का कोई फोन है या फिर वॉच या फिर टैब है, साथ ही तुम्हारे घर में कोई सैमसंग का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर एसी है, तो उन सारे डिवाइस को कनेक्ट करता है एक इकोसिस्टम में, सिर्फ एक एप्लीकेशन जो कि स्मार्ट थिंग्स। सच बोलूं, पहले मुझे ना इकोसिस्टम ए वर्ड सिर्फ मार्केटिंग गिमिक लगता था, लेकिन जब से मैंने सैमसंग का फोन यूज करना स्टार्ट किया है दूसरे फोन से शिफ्ट करके, तब मुझे इसका असली मतलब पता चला है। और आज हालत ऐसी है कि किसी और ब्रांड के फोन में स्विच करना मुश्किल तो होगा, लेकिन उस इकोसिस्टम को छोड़ पाना उससे ज्यादा मुश्किल है, जहां सारी चीजें इतने अच्छे से इंटरकनेक्टेड है। पहले एक चीज समझो, सैमसंग अगर चाहे ना तो आज ही एक नया सब ब्रांड इजीली बना सकता है। पैसों की कमी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, तो फिर सैमसंग एक नया ब्रांड बनाता क्यों नहीं? क्योंकि नया ब्रांड बनाना मुश्किल नहीं होता, उस ब्रांड को सैमसंग जैसा ट्रस्टवर्थी होने में वक्त लगता है। जस्ट सोचो, सैमसंग नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? ट्रस्ट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी। एक या 2 सालों में किसी नए ब्रांड के ऊपर बन ही नहीं सकता, इसके लिए डेकेड्स का टाइम लगता है। अगर फिर भी सैमसंग एक नया ब्रांड बनाता है तो उसे फिर से वो ट्रस्ट जीरो से बिल्ड करना पड़ेगा। और सिर्फ बात ट्रस्ट की नहीं है, प्रॉफिट के भी है। देखो, चाइनीज ब्रांड अक्सर बहुत लो मार्जिन पे ना ऑपरेट करते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल लगभग 46% ग्रॉस मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करता है, सैमसंग रफली 15 to 20% के ऊपर, जबकि सारे चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स अप्रॉक्स 7 to 12% मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करता है। तो अगर सैमसंग भी इस प्राइस वॉर में उतर जाए तो सैमसंग को अपना मार्जिन या फिर प्रॉफिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जो कि सैमसंग कभी नहीं चाहेगा। बिकॉज सैमसंग एक अकेला ब्रांड है जो कि सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। 2025 की अगर हम बात करें तो सैमसंग ने $28 बिलियन सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया है, जिसके वजह से एक फोल्डेबल फोन का जो कॉन्सेप्ट था आज जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज कर रहे हैं। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, कैमरा, सेंसर और सेमीकंडक्टर में कंटिन्यूअसली सैमसंग इंप्रूवमेंट और इनोवेशन करते ही जा रहा है। एंड आज सैमसंग इस इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन सबसे स्मार्ट मूव सैमसंग ने खेला था कि एक नया सा ब्रांड बनाने की जगह उसने गैलेक्सी के अंदर ही अलग अलग आइडेंटिटीज क्रिएट कर दी थी। मतलब सीरीज, लाइक गैलेक्सी एस का मतलब होता है फ्लैगशिप सीरीज, गैलेक्सी जी मतलब फोल्डेबल्स, गैलेक्सी ए मतलब मास मार्केट, गैलेक्सी एफ मतलब फ्लैगशिप एक्सपीरियंस एट ए लोअर प्राइस, गैलेक्सी एम और एफ ऑनलाइन फोकस्ड वैल्यू स्मार्टफोन्स। यानी काम सारे सब ब्रांड्स वाले ही हो रहे थे, लेकिन एक ही ब्रांड नेम के अंदर, जो कि है गैलेक्सी। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमें मार्केटिंग में दिखता है। सोचो, सैमसंग अगर गैलेक्सी S26 अल्ट्रा का कोई ऐड चला था तो सिर्फ एक फोन प्रमोट नहीं होता,
बल्कि हर एक गैलेक्सी डिवाइस उस प्रीमियम इमेज का फायदा उठाता है, चाहे वो गैलेक्सी 20,000 का हो या फिर 2 लाख का गैलेक्सी Z फोल्ड क्यों ना हो। हर एक कैंपेन गैलेक्सी ब्रांडिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसलिए जहां दूसरे ब्रांड्स मार्केट को कैप्चर करने के लिए नए नाम बनाते गए, सैमसंग ने एक नाम को ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया कि उसके नीचे सारे रेंज के प्रोडक्ट्स बेचना पॉसिबल हो। और शायद इसीलिए सैमसंग को कभी रेडमी, रियलमी, iQOO, पोको जैसे सब ब्रांड्स की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अगर तुम कोई सैमसंग का डिवाइस यूज करता हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड हाइप करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।